तो यूनिट 3 में अगर हम बात करें तो यूनिट 3 में आप देखेंगे कि टॉपिक है अस्मिता निर्माण से बहुत कुछ, शिक्षकों और विद्यार्थियों की अस्मिता से संबंधित अवधारणा का कॉन्सेप्ट है, राष्ट्रीय आदर्श प्रतिबिंबित करने वाले शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान, और सबसे लास्ट में जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है राष्ट्रीय विकास हेतु शिक्षा आयोग। जी हाँ, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं कोठारी आयोग। तो बेहतरीन कंटेंट के साथ चलिए शुरू करते हैं। 5वां नंबर के साथ आप सभी को मिलता है हमारा ये बेहतरीन कंटेंट। जी हाँ, ये मोबाइल एप्लीकेशन पर है, बीच बीच में हम लोग इसी तरह यूट्यूब पर भी आएंगे। हाँ, जो देख रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे उनको ऐड नहीं आ रहा होगा, उनको पीडीएफ भी मिल गया होगा, तो बेहतरीन कंटेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए प्रस्तुत करते हैं। विद्यालय की अस्मिता निर्माण में क्या महत्व है? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। जी हाँ, विद्यालय का अस्मिता निर्माण में क्या महत्व है? अब आप कहेंगे कि सर ये अस्मिता निर्माण क्या है? तो थ्योरी सेक्शन आप सभी को मिल रहा है डेली। तो जी हाँ, थ्योरी में ये 12 यूनिट की व्याख्या कई बार हो चुका है, लेवल 1 में भी, लेवल 2 में भी, और वर्तमान में रास सर यानी मेरे द्वारा वन लाइनर सीरीज चलाया जा रहा है। जी हाँ, वन लाइनर्स सीरीज आप सभी को लिए चलाया जा रहा है। वन लाइनर की भी पुस्तिका आप सबों को प्राप्त हो चुका है। जो नहीं मंगवाए हैं, इसी तरह का वन लाइनर श्रृंखला भी आप सबको मिलता रहेगा। जी हाँ, तो चलिए आप सभी को बताना है क्या, तो विद्यालय का अस्मिता निर्माण में क्या महत्व है? ऑप्शन दिया हुआ है। क्या विद्यालय का अस्मिता निर्माण में क्या महत्व है? तो क्या यह सामाजिक कौशल का विकास करता है? क्या यह ज्ञान का विस्तार करता है? क्या यह आत्म प्रतिष्ठा का भी निर्माण करता है, या फिर नेतृत्व का विकास करता है, या फिर आपको लग रहा है कि इसमें से बहुत सारे सही आंसर है? तो जल्दी से बताइएगा आपका आंसर क्या होगा। और आपका आंसर आपके अनुसार ही है, आप इसे याद कर लेंगे। यह इग्नू बुक का मटेरियल है। आपने देखा था कि इस बार इग्नू में जो कंटेंट था बीएड का, वही कंटेंट आपको मिला था जब आपको रेफरेंस दिया गया था आंसर का, तो इग्नू का मटेरियल था, इसीलिए यह इग्नू से बनाया हुआ है। आपको फील होगा कि यह इग्नू का है। विद्यालय की अस्मिता निर्माण में क्या महत्व है? तो यह भी सही है कि वह सामाजिक कौशल का विकास करता है, ज्ञान का विस्तार भी करता है, आत्म प्रतिष्ठा का निर्माण के साथ साथ नेतृत्व का विस्तार करता है। दैट मीन्स ई नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे कि हाँ, कमेंट करेंगे आंसर तो मजा आएगा इस श्रृंखला में। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति और लोकाचार का विद्यालय में क्या प्रभाव होता है? जी हाँ, किसी विद्यालय में संस्कृति और लोकाचार का विद्यालय पर प्रभाव, जी हाँ, विद्यालय में क्या इफेक्ट पड़ता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। जी हाँ, अगर संस्कृति और लोकाचार की बात की जाए तो यहाँ पर सामाजिक नियमों का पालन करने होता है। क्या वहां पर नैतिक मूल्यों का भी विकास हो जाएगा? क्या सांस्कृतिक संवेदनशीलता का विकास होगा? क्या होगा सामूहिक पहचान का भी निर्माण हो सकता है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। यहाँ आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर संस्कृति और लोकाचार का विद्यालय में प्रभाव, ये सभी आपका सही लग रहा है, इसलिए इसका ई नंबर आंसर बिल्कुल सही है। और बीपीएससी द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम में ये 5वां नंबर लगातार 4 क्वेश्चन तक दे दिया गया था, और काफी कैंडिडेट का जानते हुए भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का जो कॉन्फिडेंट लेवल होता है वो डगमगाने लगता है जब 5वां नंबर लगातार सही होने लगता है। इसीलिए हमने लाया है आप सभी के लिए हर क्वेश्चन में 5वां ऑप्शन, और यहाँ पर उसका आंसर भी होता है, इसीलिए हमारे साथ आप
शिक्षण अधिगम अभ्यास। हाँ, ध्यान से समझिएगा, शिक्षण अधिगम अभ्यास किस प्रकार अस्मिता निर्माण में सहायता करता है। जी हाँ, शिक्षण अधिगम का अभ्यास जो है वह आपके अस्मिता निर्माण में सहयोग करता है। किस तरह से सहयोग करता है? रास सर आपको आपके पढ़ाई में किस तरह से सहयोग करता है? तो आपको मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, लाइव क्लास प्रोवाइड कराते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप कराते हैं, स्पीड टेस्ट के माध्यम से पढ़ाते हैं। इस तरह से अगर आप चाहते हैं शिक्षण अधिगम के लिए जानना कि वह किस प्रकार अस्मिता के निर्माण में यह सहायक सिद्ध होता है, तो क्या कहेंगे आप? जी हाँ, कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। जी हाँ, कमेंट में आंसर काफी गलत आ रहे हैं। चलिए, व्यक्तिगत अनुभवों का समावेशन। जी हाँ, यदि आप शिक्षण अधिगम अभ्यास जो है वह किस प्रकार से अस्मिता का निर्माण करता है, तो वह व्यक्तिगत रूप से अनुभवों का समावेशन करता है। जी हाँ, वह समूह कार्य करने के लिए भी प्रेरित करता होगा। क्या वो प्रोजेक्ट पर आधारित शिक्षण है या फिर वो संवाद और विमर्श? आपको ये समझना होगा कि जब हम लोग शिक्षण अधिगम का अभ्यास करते हैं तो इसके तहत जब अस्मिता का निर्माण होता है तो उसमें इन सभी बातों को समाविष्ट किया जाता है। उसमें व्यक्तिगत अनुभवों का भी समावेशन होता है, सामूहिक कार्य, प्रोजेक्ट पर आधारित शिक्षण और संवाद और विमर्श भी उसके साथ होता है। इसीलिए यहाँ पर भी बेहतरीन 3 नंबर आंसर आपका सही हो जाता है। इस पॉइंट को रट लीजिए, कभी एग्जाम में ये ना देकर कुछ और दे देगा इसके बदले, और ऑप्शन में कुछ से कुछ दे देगा और हमारा नोट्स ही आपको बचाएगा उस दुविधापूर्ण कंडीशन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, वर्ग कक्ष में शिक्षक संवाद का महत्व क्या है? जल्दी से बताइएगा, वर्ग कक्ष में शिक्षक संवाद। यहाँ कक्ष में अगर कोई शिक्षक संवाद के तरीके से पढ़ाता है तो उसका क्या महत्व होता है? जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों और भावी शिक्षक बनने वाले जो भी विद्यार्थी है। जी हाँ, बताना है वर्ग कक्षा में शिक्षक संवाद। बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन। जी हाँ, शिक्षक संवाद का महत्व आपको बताना है। क्या है? क्या उससे छात्रों की भागीदारी को और बढ़ावा मिलता है? क्या प्रश्न पूछने का एक अवसर प्रदान होता है? क्या विचारों का आदान प्रदान भी उसमें संपन्न होता है? क्या आलोचनात्मक सोच का विकास भी होता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा, इस 4 नंबर का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। जी हाँ, इसका भी आंसर 5 नंबर हो रहा है और इसमें से सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिक्षक संवाद का बहुत अच्छा परिणाम होता है कि कक्ष में क्या होता है, तो ये सभी बातें आप नोट कर लीजिए डायरी में। अगर नोट करने से बचना चाहते हैं तो बुक मंगवा लीजिए। जिंदगी में पैसे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन पैसों का सदुपयोग जब आप बुक मंगा लेंगे तो समय का भी सदुपयोग हो जाएगा, क्योंकि आप कितना नोट करेंगे तो पढ़ पाएंगे या नहीं। अभी आप एमसीक्यूज लगा रहे हैं, सामने में आपका ये बुक पड़ा रहेगा। यहाँ पर ये 4 नंबर है यूनिट 3 का, आप यहाँ पर यूनिट 3 का 4 नंबर पर आ जाएंगे और यूनिट 3 का 4 नंबर में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप एनालिसिस करेंगे तो इसमें व्याख्या भी दी हुई है, यानी आपको व्याख्या नोट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नोट्स भी मंगा लेना पड़ेगा आपको। वैकेंसी निश्चित तौर पर आ रही है, आप कंफर्म हो जाइए कि वैकेंसी में कोई डाउट नहीं है। वैकेंसी आएगी तो बस आएगी, आपको टेंशन नहीं।
हाँ, तो चलिए अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन अभ्यास। यहाँ नोट किया जाइए, हमारा टॉपिक है सिलेबस में मूल्यांकन अभ्यास किस प्रकार अस्मिता निर्माण में योगदान करते हैं। जी हाँ, क्या है तो मूल्यांकन अभ्यास जब हो तो उससे अस्मिता निर्माण किस तरह से होता है ये बताना है आप सभी को, कमेंट में इसका आंसर। जी हाँ, क्या मूल्यांकन से छात्रों की प्रगति का आकलन होता है तो कहेंगे बिल्कुल। और उससे जब कमी रह जाती है मूल्यांकन में छात्रों का आकलन होता है तो हम लोग आत्मविश्लेषण कर कर मूल्यांकन के आधार पर उसमें सुधार करते हैं और व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाते हैं। बिल्कुल एकदम मस्त कंटेंट है मूल्यांकन अभ्यास जब आप कराते हैं। और क्या होता है उससे छात्रों की प्रगति का आकलन हो जाता है, उससे आत्मविश्लेषण करने का मौका मिल जाता है, उसके बाद मूल्यांकन के आधार पर ही वो सुधार करता है और व्यक्तिगत लक्ष्यों को वो क्या करते हैं प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए इसका भी आंसर ई नंबर बेहतरीन जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, विद्यालय का मूल्य प्रणाली। जी हाँ, विद्यालय की मूल्य प्रणाली किस प्रकार से अस्मिता निर्माण में सहायक है। जी हाँ, आपको बताना है कि विद्यालय की मूल्यांकन प्रणाली में अस्मिता निर्माण में इसका योगदान आपको बताना है। सिंपल सा बात है, अस्मिता निर्माण हमारे सिलेबस में है और अस्मिता निर्माण अलग अलग प्रकार से होता रहता है, उसमें मूल्यांकन भी है और यहाँ पर बहुत कुछ है जिसमें एक कुछ ये है कि विद्यालय की मूल्य प्रणाली। यहाँ विद्यालय की मूल्य बोले तो वैल्यू, यहाँ मूल्य प्रणाली किस प्रकार अस्मिता को निर्माण में सहायक करता है, सहायता करता है। तो विद्यालय की अगर वैल्यू की बात करें, वैल्यू सिस्टम की बात करें तो इससे नैतिक शिक्षा प्राप्त होते हैं या नहीं, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। आप सभी आंसर को कमेंट में जल्दी जल्दी कीजिएगा ताकि हमें इंतजार ना करना पड़े। कि हाँ, मूल्य प्रणाली से क्या होता है जल्दी से बताइएगा। क्या उससे आपको नैतिक शिक्षा, अस्मिता निर्माण में सामुदायिक सेवा, सामाजिक न्याय और नेतृत्व का विकास, बिल्कुल सही जवाब है। यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आप सभी को अगर चाहिए तो आप हमारे साथ थ्योरी क्लास में भी जुड़ सकते हैं प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के मोबाइल एप्लीकेशन पर। बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में वहां पर हमारे टीम के द्वारा क्लास लिया जा रहा है। जी हाँ, डॉक्टर हर्षराज या फिर कहे हम देवराज सर जो कि पेडागोजी के व्याख्याता हैं, उनके द्वारा वहां पर क्लास संपन्न कराई जा रही है। एक बात मैं जानना चाहूंगा, ये श्रृंखला जो अभी आप देख रहे हैं इस श्रृंखला को कंटिन्यू किया जाएगा। बिल्कुल पूरी तरह से ये 2000 एमसीक्यू के बुक को अच्छे से समझाया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा हमारे द्वारा और देवराज सर के द्वारा। लेकिन वर्तमान में एक सर के द्वारा इसे कंटिन्यू किया जाना है। तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के अभी भी और बाद में भी आप कमेंट कर सकते हैं। इस श्रृंखला को आपने डेमो के रूप में देखा होगा हमारे डॉक्टर देवराज सर को। जी हाँ, दोनों का पढ़ाने का अंदाज में कुछ समानताएं हैं और कुछ भिन्नताएं हैं। तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए प्लीज, इससे हमें सहायता मिलेगी। ये 2000 जो एमसीक्यूज का बुक है, इसका आपको एमसीक्यूज का जो ये लाइव क्लास मिल रहा है, इसका आप किन से पढ़ना पसंद करेंगे, क्योंकि दोनों बेहतरीन एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज इसमें अगर चाहिए तो हमारे देवराज सर भी दे रहे हैं और हमारा अंदाज आपको पहले से ही पता है। तो आप यहाँ पर कमेंट में जरूर लिखेंगे देवराज सर। कि हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसे देवराज सर पढ़ा दे तो आप जरूर कमेंट करेंगे, या फिर आप कहेंगे तो मैं ही इसे कंटिन्यू करूंगा तो रास सर भी आप लिख सकते हैं।
इनोसेंटली कोई जरूरी नहीं है कि मॉरल प्रेशर में राज सर का नाम लिखें। आप जो चाहते हैं उसे मैं करने के लिए एकदम तैयार हूं। आप जरूर हमें सपोर्ट करें, कमेंट करें। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, विद्यालय की मूल्य प्रणाली किस प्रकार से अस्मिता निर्माण में सहायक होती है, जल्दी से बताइएगा। तो इसका आंसर हो चुका है, इसका आंसर होगा ई नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। आगे हम लोग देखेंगे विद्यालय में, जी हां याद रखना है, विद्यालय में प्रसन्न पाठ्यचर्या का क्या महत्व है। बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जल्दी से इसका जवाब देना है। जी हां, विद्यालय में प्रसन्न पाठ्यचर्या का क्या है, तो क्या महत्व है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। जी हां, क्या होगा इसका आंसर? क्या उससे अवांछित व्यवहारों की परिष्करण यानी उसका क्या होगा, परिष्कृत होगा, या फिर होगा शिष्टाचार और उसके साथ साथ अनुशासन, सहयोग और समर्थन भी प्राप्त होगा यदि पाठ्यचर्या इस तरह का हो, और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास भी इससे संभव है। तो जी हां, इसका भी आंसर ई नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब। शिक्षकों में अस्मिता निर्माण के लिए कौन सी गतिविधियां महत्वपूर्ण है, जल्दी से बोलिएगा। शिक्षकों की अगर बात करें तो शिक्षकों के लिए शिक्षकों में अस्मिता निर्माण के लिए निम्नलिखित में से दी गई गतिविधियां, हाँ इसमें से कौन महत्वपूर्ण है? क्या शिक्षकों को पेशेवर विकास कार्यक्रम में लग जाना चाहिए? क्या उन्हें सहकर्मी सहयोग का बढ़ावा देना चाहिए? शिक्षकों में होना चाहिए सांस्कृतिक रूप से आदान प्रदान, आत्म प्रतिबिंबन, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक आपका आंसर होगा। जल्दी से मैं कमेंट देखना चाहूंगा। कमेंट अगर नहीं हो पा रहा है, चूंकि लाइव में बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं लेकिन कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार पहले सब्सक्राइब कर लें रास एजुकेशन, तो आप कमेंट कर पाएंगे। जी हां, जल्दी से बताइएगा क्या होगा 8 नंबर का आंसर। तो जी हां, अगर शिक्षकों में अस्मिता निर्माण की बात करेंगे तो ये सभी गतिविधियां इसमें शामिल होते हैं, और ये महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं। क्या है? तो वो पेशेवर विकास कार्यक्रम पर भी वर्क करे, सहकर्मी के सहयोग पर भी ध्यान दे, सांस्कृतिक रूप से आदान प्रदान, आत्म प्रतिबिंबन, ये सभी आपके लिए जरूरी होगा। बेहतरीन गतिविधियां, ये सही जवाब। 9 नंबर देखिएगा, विद्यार्थियों में अस्मिता निर्माण के लिए कौन सा कार्यक्रम उपयोगी है। अगर शिक्षकों की बात हम लोगों ने यहां पर कर लिया, अब अगर विद्यार्थियों में अस्मिता निर्माण की बात अगर करना हो तो निम्नलिखित में से क्या क्या होना आवश्यक है, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिएगा। 9 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट करके इसका जवाब देना है। कि हाँ, अगर विद्यार्थियों में अस्मिता निर्माण चाहिए तो कार्यक्रम, जी हाँ नेतृत्व का शिविर, जी हाँ नेतृत्व शिविर होना चाहिए, सामुदायिक सेवा का परियोजनाएं होनी चाहिए, सांस्कृतिक उत्सव भी होना चाहिए, शैक्षणिक टूर। जी हाँ, अगर किसी विद्यालय में, किसी संस्थान में अगर आपको नेतृत्व का शिविर लगाया जाए, सामुदायिक रूप से परियोजना यानी प्रोजेक्ट वर्क हो, सांस्कृतिक उत्सव यानी फेस्टिवल मनाया जाए, शैक्षणिक टूर यानी एजुकेशनल टूर हो, ये सभी विद्यार्थियों में अस्मिता निर्माण के लिए काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जाता है। इसलिए इसका भी आंसर ई नंबर होगा। यानी आपको ई नंबर से डरने का जो डर सता रहा है ना, वो आज हम पक्का हटा देंगे। विद्यालय में लोकाचार किस प्रकार अस्मिता निर्माण को प्रभावी होता है बताना है। विद्यालय का लोकाचार किस प्रकार अस्मिता निर्माण में प्रभावी होता है, जी हाँ आपको बताना है। अस्मिता निर्माण में क्या होगा, तो विद्यालय का लोकाचार विद्यालय के आदर्श और मूल्यों पर, जी हाँ विद्यालय के वातावरण पर, क्या समुदाय के साथ साथ सहभागिता पर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पर, तो बिल्कुल सभी पॉजिटिव है। इसका भी आंसर ई नंबर होगा। बेहतरीन व्याख्या, आप सभी को इसका रिटन फॉर्मेट में भी व्याख्या आपको हमारे पुस्तिका में मिलेगा।
10 का भी ई नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला है हमारा प्रच्छन्न पाठ्यचर्या किस प्रकार विद्यार्थियों को सामाजिक समझ को विकसित करता है, बढ़ावा देता है। जी हाँ, प्रच्छन्न पाठ्यचर्या किस प्रकार विद्यार्थियों को में सामाजिक समझ को विकसित करता है, ये बताना है। तो जी हाँ, वो क्या करता है, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा, अनौपचारिक संवाद, स्कूल की संस्कृति और सहपाठियों का प्रभाव, ये सभी जी हाँ प्रच्छन्न पाठ्यचर्या के रूप में विद्यार्थियों की सामाजिक समझ को विकसित करने में योगदान देता है। तो 11 नंबर का भी आंसर क्या होगा, ई नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। मोए मोए तो अब होगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएगा ना वो तो मजा दिलाएगा। विद्यालय में मूल्य प्रणाली का कौन सा हिस्सा, जी हाँ, मूल्य प्रणाली का बहुत सा हिस्सा यहाँ पर दिया हुआ है और ये भस्मासुर भी यहाँ पर है, वो है हमारा ई नंबर। जी हाँ, ई नंबर के चक्कर में अभी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया है, क्योंकि लगातार ई नंबर तक सही हो रहा है। क्या पता आज की कक्षा ई नंबर पर ही आधारित हो, तो मजा तो आता है आपके साथ इस तरह का खेला करने में। हाँ, विद्यालय में मूल्य प्रणाली कौन सा हिस्सा, मूल्य प्रणाली के बहुत सारे हिस्सों में से कौन सा हिस्सा अस्मिता निर्माण में सबसे अधिक, नोट किया जाए, सबसे अधिक योगदान देता है, क्योंकि योगदान तो सभी देता है। तो उपरोक्त में से सभी होगा या होगा नैतिक शिक्षा बोल सकते हैं, सामाजिक सेवा बोल सकते हैं, नेतृत्व कौशल बोल सकते हैं, शिष्टाचार और अनुशासन बोल सकते। जी हाँ, अगर आपने हमें जवाब दिया 11 नंबर का, तो मैं ये समझूंगा कि आपने अच्छे से हमारा एक्सप्लेनेशन किया है। जल्दी से कमेंट करना है। 11 का भी ई नंबर आ रहा है, वाह बेहतरीन जवाब। और एक जवाब मैं चाहूंगा जरूर, एक जवाब आने पर मैं पिटारा खोलूंगा आंसर का। और बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब यहां पर हमने पहले ही यहां पर सर्किल में बताया है कि ये सभी सही है, लेकिन उसमें सबसे अधिक जब पूछते तो इसमें से आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि सबसे सटीक और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो बनता है नैतिक शिक्षा। जी हाँ, नैतिक शिक्षा आपको ध्यान में रखना है कि विद्यालय में जो मूल्य प्रणाली है उसमें से सभी कुछ सही है, सब कुछ बराबर, लेकिन कुछ ज्यादा है, और वो है हमारा नैतिक शिक्षा। जी हाँ, नैतिक शिक्षा के बदौलत ही अस्मिता निर्माण सबसे अधिक सफल होगा। तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही जवाब। कंटेंट का बड़ाई होना चाहिए लाइक करके, हाँ लाइक के साथ। और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको बीच का जो क्लास नहीं मिलता है ना, जैसे आज की कक्षा में 12 नंबर से लेकर हम कहां तक जा रहे हैं, तो हम सपोज कर लीजिए कि हमने 25 क्वेश्चन आज कराया, इसका पार्ट 2 कहां मिलेगा, फिर ये यूनिट 4 होगा कल। लेकिन इसका ये 25 से आगे जो 100 क्वेश्चन का श्रृंखला था, ये यूनिट 3 से पूरे 100 क्वेश्चन था। हमने तो यहां पर आपको 25 क्वेश्चन ही कराया आज, कल का क्लास कहां मिलेगा, तो प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऐप पर मिलेगा। वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा दक्षिणा देना पड़ेगा। कितना, तो 699। अगर जीएसटी लग रहा है तो वो 20 रुपया लग रहा है एक्स्ट्रा, उसे आप बियर करें और हमें सपोर्ट करें। वहां पर आपको बेहतरीन क्लास मिलेगा, बिना ऐड का क्लास मिलेगा, और आपको वहां पर इसका पीडीएफ भी प्राप्त होगा। तो जरूर हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करें। वर्ग कक्ष में
शिक्षक संवाद के लिए ध्यान में रखना है कि कौन सा प्रकार। शिक्षक संवाद के बहुत सारे प्रकार है, ये सभी जो है वो शिक्षक संवाद के प्रकार है। उसमें से कौन सा प्रकार अस्मिता निर्माण में सबसे, इसी को तो भूल जाते हैं, इसीलिए रिजल्ट में आप झूल जाते हैं। याद रखना है, सबसे प्रभावी जब बोला जाए तो उसमें एक ही आंसर होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा कंटेंट कैसा है। आपको यहां पर पता होगा कि सवाल जवाब का सत्र भी शिक्षण संवाद के अंतर्गत आता है, समूह चर्चा भी इसके अंतर्गत आता है, व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं भी इसमें आती है और प्रेरणात्मक भाषण भी शामिल है। लेकिन सबसे अधिक अगर बोला जाए, आहा मेरे देवता, जी हाँ, समूह चर्चा जो होगा वह सबसे इफेक्टिव होगा। सभी सही जवाब दे रहे हैं, बेहतरीन लेवल है आप सभी का। चलिए, अवलोकन विधि, वाह 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 वाह। अवलोकन विधि का उपयोग मूल्यांकन में किस प्रकार किया जा सकता है? जी हाँ, मूल्यांकन की प्रक्रिया में अगर बहुत सारी विधियों में से अवलोकन विधि करें, क्या करें? अवलोकन विधि करें तो क्या होगा? इसका जवाब जल्दी से बताना है। क्या हो जाएगा? कर लेगा ना? बढ़ा के टाइम दे दें। अब हाँ, चल चलिए, बेहतरीन। आप सभी के समर्थन और प्यार के चलते आपका ये बालक राज सर आगे निरंतर बढ़ता जा रहा है और डिगता नहीं, डगमगा। काफी आपके सहयोग प्यार से हमारे यहाँ एक दो शिक्षक आए थे, पहली बार हमारे इस ब्रांच पर आए थे शिक्षक मिलने के लिए। मिलकर ऐसा लगा कि हम सही जा रहे हैं, में बढ़ रहे हैं, पर हमें तो आप हमें थोड़ा सा आर्थिक, क्योंकि आर्थिक दबाव में कई महीने, तो हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप हम आपके लिए वो 700 रुपया का कोई वैल्यू होता होगा या कम होता होगा। आप अगर वो नहीं चाहते हैं तो जीएस का बैच ले लें, उसमें जीएस का 8 सब्जेक्ट, उसमें शिक्षा शास्त्र नहीं होगा, इसलिए उस बैच को भी 200 रुपया में ज्वाइन कर सकते। या सिर्फ जीएस पढ़ना चाहते हैं, यानी पैडागोजी छोड़कर जीएस पढ़ना चाहते हैं, उसे भी आप परचेज कर सकते हैं। 199 पे करना है, कुछ % जीएसटी लगता है तो वो 2-4 रुपया आगे बढ़ जाता है, उसे आप मैनेज। चलिए मिलते हैं इस श्रृंखला में अगले क्वेश्चन के। अवलोकन विधि, जी हाँ, हमने टाइपिस्ट को अपने साथ रखा है, अब उनके द्वारा ये काम कराया जाता है। आप सभी हमारा स्ट्रगल, हमारा हर एक स्टेप देख रहे हैं और आपके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज फिर से एक बार भावुक हो रहे हैं और कल हमारा मैरिज एनिवर्सरी, यहाँ 18 फरवरी, यहाँ वैलेंटाइन डे के बाद संघर्ष का 1 सप्ताह के बाद जब कोई नहीं थी तो हम 4 दिन शादी कर लिए और 18 फरवरी को हम शादी कर लिए, गर्लफ्रेंड को छोड़ के दूसरे। यही है का दिन। कल कक्षाएं बंद रहेंगी। चलिए, अवलोकन विधि का उपयोग मूल्यांकन में किस प्रकार किया जा सकता है? जल्दी से बताइएगा, आपका सही जवाब क्या होगा? अवलोकन विधि का उपयोग मूल्यांकन में किस प्रकार किया जा सकता है? जल्दी से बताइएगा। छात्र के व्यवहार का अवलोकन करके, छात्र के प्रगति का अवलोकन करके, शिक्षक के शिक्षण विधि का अवलोकन करके,
कक्षा के वातावरण का अवलोकन करके। जब अवलोकन विधि है तो आपको लगेगा कि शिक्षक का अवलोकन काहे करेंगे, काहे नहीं करेंगे हम शिक्षक का अवलोकन, काहे नहीं करेंगे बताइए। शिक्षक को जांचेंगे परखेंगे नहीं तो बकवास सुनने के लिए आप लाइव आएंगे क्या? नहीं, पैसा बर्बाद कर चुके हैं, अब वक्त भी बर्बाद करें हम? 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट का बकवास सुनने के लिए लाइव आए? नहीं, लंबी लंबी शिक्षा में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। आप अपना आराम करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यही है हमारा कि शिक्षक के शिक्षण विधि का भी क्या करना पड़ेगा, अवलोकन करना पड़ेगा, और इसी से मूल्यांकन कर पाएंगे। बोलिए ई नंबर आंसर सही होगा या नहीं? बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, मूल्य प्रणाली के प्रभाव से विद्यार्थी किस प्रकार का व्यवहार अपनाते हैं? जल्दी से बताइएगा। ये जो मूल्य प्रणाली है, देखिए हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया जा रहा है थ्योरी क्लास में, और उसके बाद भी ऑब्जेक्टिव में जितने टर्म आ रहे हैं ना, वो टर्म का टर्मिनोलॉजी हम ही लाएंगे, चिंता नहीं करना है, अपने अंदाज में लाएंगे। जी हाँ, मूल्य प्रणाली के प्रभाव से विद्यार्थी किस प्रकार व्यवहार अपनाते हैं? जल्दी से बताइएगा, इसका जवाब क्या होगा? तो जी हाँ, वह नैतिक आचरण, अनुशासनात्मक आचरण, सहयोग दृष्टिकोण और संवेदनशीलता, ये सभी ध्यान रखना है। प्रभाव से विद्यार्थी किस प्रकार का व्यवहार अपनाते हैं? तो वह नैतिक आचरण को भी अपना लेते हैं, अनुशासनात्मक व्यवहार करने लगते हैं, सहयोगात्मक दृष्टिकोण डेवलप होता है, और वो संवेदनशीलता को भी ग्रहण करता है। इसीलिए क्या होगा आंसर? तो ई नंबर आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखते हैं, शिक्षण अधिगम अभ्यास में कौन सी विधियां, जी हाँ, शिक्षण अधिगम अभ्यास में कौन सी विधियां अस्मिता निर्माण में महत्वपूर्ण होती है? जी हाँ, शिक्षण अधिगम के अभ्यास में, जी हाँ, आपको दिया गया ये सभी विधियां, इसमें कौन कौन सी विधियां अस्मिता निर्माण के लिए उत्तरदायी है? याद रखना है, महत्वपूर्ण है, आपको जल्दी से बताना है। जी हाँ, जी हाँ, मैं आप सभी का नाम नहीं ले सकता। बोले क्यों? कोई लगते हैं क्या जो नाम ले सकते? ऐसा कुछ नहीं है। ये वीडियो ना अलग अलग जगह प्रसारित हो रहा है ना? तो अब हमारा प्लेटफॉर्म प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन हो गया है, तो यहाँ पर आप सभी के लिए वो किसी बाद में देखने वाले को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैं आपका नाम लेने वाला सेशन हम लोग संडे को करेंगे बेहतरीन तरीके से। वहां सबका नाम लेंगे, आपके पूरे दोस्त मित्र मित्रानी को भी याद करेंगे। चलिए, शिक्षण अधिगम अभ्यास में कौन सी विधियां अस्मिता निर्माण में महत्वपूर्ण होती है? तो जी हाँ, याद रखना है आपको, अनुभवात्मक शिक्षण, व्यवहारिक शिक्षण, समस्याओं का समाधान, बातचीत पर आधारित शिक्षण, ये सभी जो है विधियां अस्मिता निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है, और ये सभी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका भी हो जाएगा ई नंबर आंसर बेहतरीन कंटेंट। जी हाँ, वर्ग कक्ष में शिक्षक संवाद के कौन से प्रकार अस्मिता निर्माण को प्रोत्साहित करता है? जी हाँ, जल्दी से बताना है, शिक्षक संवाद में के कौन से प्रकार अस्मिता निर्माण को प्रोत्साहित करता है, यानी बढ़ावा देता है? जी हाँ, अगर शिक्षक संवाद के दौरान प्रेरणात्मक भाषण हो, खुली यानी ओपन डिस्कशन हो, और क्या हो तो प्रश्न उत्तर का सेशन हो, और व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं भी लिया जाए, तो ये सभी जो है वो अस्मिता निर्माण को प्रोत्साहित करेगा। इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा? ई नंबर बिल्कुल सही होगा। विद्यालय की प्रसन्न पाठ्यचर्या का छात्रों की आत्म छवि पर क्या प्रभाव डालता है? कि हाँ, अगर विद्यालय की प्रसन्न पाठ्यचर्या है तो छात्रों के आत्म छवि पर क्या प्रभाव
डालेगा। क्या वह आत्मविश्वास में उसकी वृद्धि होगी? तो बिल्कुल सही लग रहा है। आत्मसम्मान का विकास होगा? बिल्कुल सही लग रहा है। आत्म स्वीकृति की बात होगी? तो बिल्कुल सही है। उसे सामाजिक समझ डेवलप होगा, यानी ई नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। शिक्षकों में अस्मिता को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रभावी है? जी हाँ, शिक्षकों में अस्मिता निर्माण चाहिए तो वो ये देखिए रिपीट हो गया है। पेशेवर विकास का कार्यक्रम, सहकर्मी समीक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और नेतृत्व प्रशिक्षण, जी हाँ, ये सभी आपके लिए जरूरी है। विद्यालयों में सांस्कृतिक अस्मिता निर्माण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे सामूहिक पहचान मिलता है, बिल्कुल। नैतिक मूल्यों का विकास होता है, सहयोग और समर्थन का वातावरण मिलता है, नेतृत्व कौशल का भी विकास होता है। ई नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही है। वर्ग कक्ष में शिक्षक संवाद किस प्रकार विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास यानी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ावा देता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। जी हाँ, जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्या होगा इसका आंसर? क्या शिक्षक संवाद से विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक क्षमता को विचारों के आदान प्रदान से, समस्या का समाधान से, आलोचनात्मक सोच के विकास से, या फिर संवाद और विमर्श से? इसका मतलब ये हो गया कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा क्या? तो ई नंबर। शिक्षा आयोग 1964 यानी जिसे कोठारी आयोग के नाम से हम सभी जानते हैं। जी हाँ, और इसका मुख्य उद्देश्य अगर पूछा जाए तो क्या होगा आपका आंसर? कमेंट में दीजिएगा। जी हाँ, क्या होगा आपका आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। जी हाँ, शिक्षा प्रणाली में सुधार, राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा का उपयोग, सामाजिक समानता का प्रसार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। जी हाँ, अगर इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो ये सभी उद्देश्य उसमें शामिल था, इसीलिए आपका ई नंबर आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बेहतरीन एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, ये आपको आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में काफी मदद करेगा, जहां पर लिखा हुआ है हर एक बात। और इसे डाउनलोड अगर करना हो या प्राप्त करना हो तो यह सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है प्रज्ञानम। जी हाँ, प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन मोबाइल एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस ऐप को डाउनलोड करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। शिक्षा आयोग की सिफारिश में कौन से महत्वपूर्ण बिंदु शामिल है? जी हाँ, शिक्षा आयोग की सिफारिशों में कौन सी मुख्य बिंदुएं शामिल है कि बात अगर करें तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण। जी हाँ, अगला है हमारा माध्यमिक शिक्षा का सुधार, उच्च शिक्षा में अनुसंधान का प्रोत्साहन और शिक्षक प्रशिक्षण का महत्व। तो ये सभी बातें इस सिफारिश में की गई थी। तो जी हाँ, ये आपका ई नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये हमारा एक्सप्लेनेशन है आपको मदद करने के लिए। जी हाँ, शिक्षा आयोग जिसे कोठारी आयोग कहते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए, जी हाँ, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश की गई थी? जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। जी हाँ, शिक्षण विधियों में सुधार ये सिफारिश में था। जी हाँ, पाठ्यक्रम का अद्यतन ये भी सही है। मूल्यांकन प्रणाली का सुधार ये भी बिल्कुल सही है। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ये भी बिल्कुल सही है, यानी आपका ई नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा कि शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा का राष्ट्रीय विकास। जी हाँ, शिक्षा आयोग के द्वारा बताया गया जा रहा है शिक्षा का राष्ट्रीय विकास की अगर बात करें, इसमें क्या योगदान है, विकास में क्या योगदान है? जी हाँ, शिक्षा का राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान है? जल्दी से इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। टाइप ओनली। ओनली ONLY।
वन नहीं रे, वनली, ONLY, वहां से डिड, हाँ। ONLY। चलिए, तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि शिक्षा का राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान है। तो जी हाँ, शिक्षा से ही आर्थिक विकास संभव है, सामाजिक सुधार भी संभव है, सांस्कृतिक उन्नति भी हो सकता है, या फिर हो सकता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास। तो ये सभी बातें याद रखना है, शिक्षा के राष्ट्रीय विकास के लिए है। इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। ई नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी का कमेंट आ रहा है। यदि आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो दिए हुए लिंक पर आपको क्लिक करके और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना होगा। जी हाँ, बेहतरीन क्वेश्चन। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शिक्षा आयोग का ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया। जल्दी से बताइएगा कमेंट में आंसर क्या होगा। इसका आंसर वैज्ञानिक और तकनीकी बिल्कुल सही है। उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया। नैतिक और सामाजिक शिक्षा पर बल देते हुए उन्होंने समग्र शिक्षा की बात कही है। इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ई नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शिक्षा आयोग ने शिक्षा प्रणाली में कौन से सुधार सुझाए थे। शिक्षा प्रणाली में अगर सुधार की बात की जाए तो शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, पाठ्यक्रम का अद्यतन, शिक्षकों में गुणवत्ता का सुधार, मूल्यांकन प्रणाली का सुधार, ये सभी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अगला है शिक्षा आयोग की सिफारिशों की मुख्य फोकस क्या रही। जल्दी से बताना है आप सभी को, क्या होगा कोठारी आयोग के सिफारिश में मुख्य रूप से फोकस क्या था। तो शिक्षा में गुणवत्ता की सुधार करना, ये सभी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ई नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अगला है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं चाहूंगा कि आप 8 नंबर का आंसर जरूर कमेंट में करें, और मैं देखना चाहूंगा कि 8 नंबर का कमेंट कौन कौन सही कर पाते हैं। जो भी कमेंट में आंसर देंगे उनका मैं यहाँ पर नाम लूंगा। जी हाँ, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। शिक्षा आयोग के प्रमुख सदस्यों में कौन शामिल थे। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा, क्या होगा आंसर। आप सभी कहेंगे कोठारी, दैट इज डॉक्टर DS कोठारी। यही आपका आंसर आ रहा है क्या। ए नंबर बिल्कुल गलत जवाब है। डॉक्टर कोठारी साहब सदस्य के साथ साथ ये अध्यक्ष थे। आपको पूछा गया है कि यहाँ पर प्रमुख सदस्यों में कौन शामिल थे, तो आपको ध्यान में रखना है डॉक्टर DS कोठारी के साथ साथ प्रोफेसर UR राव, डॉक्टर JP नाइक, जी हाँ प्रोफेसर SK बेंडिंगेरी, ये ध्यान में रखना है, ये सभी इसके सदस्य थे। जी हाँ, ये बेहतरीन जवाब होगा, और इसका आंसर क्या होगा, तो ई नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। यानी 8 का आंसर ई नंबर होगा। बोलिएगा आपको कैसा लगा हमारा ये कंटेंट। जी हाँ, आप देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन अगर तो उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। शिक्षा आयोग के प्रमुख सदस्यों में आप DS कोठारी के साथ साथ प्रोफेसर UR राव, डॉक्टर JP नाइक और प्रोफेसर SK बेंडिंग शामिल थे। आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा। 1 2 3 और 4 नाम है, इसका मतलब आपका ये चारों नाम सही है, और आपका ई नंबर आंसर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अगला है हमारा प्रश्न, शिक्षा आयोग की सिफारिश की शिक्षा नीति क्या कहता है। तो ये सभी आ गया है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ऑप्शन जो है वह सेम ही है।
कोई कंफ्यूजन हो, तो इसलिए ये हमारा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये मॉक टेस्ट की श्रृंखला। शिक्षा आयोग ने शिक्षा के कौन से क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया? जी हाँ, शिक्षा आयोग ने शिक्षा के किस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है? तो आप सभी को ये पता हो गया होगा, प्राथमिक शिक्षा के लिए भी, माध्यमिक शिक्षा के लिए भी, उच्च शिक्षा के लिए भी, उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि उन्होंने तकनीकी शिक्षा पर भी विशेष बल दिया था। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ई नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग ध्यान देंगे। अगला कह रहा है कि कोठारी आयोग का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। अगर सिर्फ पूछा जाए कि कोठारी आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जी हाँ, याद रखना है मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें और ऑप्शन में इस तरह से ऑप्शन दे तो क्या होगा आंसर? तो जी हाँ, क्या उच्च शिक्षा का विस्तार करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करना, वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देना, शैक्षिक असमानता को समाप्त करना। जी हाँ, अगर हम कोठारी आयोग की मुख्य विशेषता पर बल दें तो उनका था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करना। जी हाँ, ये एक क्रांतिकारी स्टेप था। क्या होगा इसका आंसर? तो आपका होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करना। आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करना आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो कह रहा है कि कोठारी आयोग द्वारा सुझाई गई शिक्षा संरचना क्या थी? जी हाँ, इसको एकदम याद कर लीजिएगा और आप सभी को याद भी होगा। क्या होगा? तो ये प्लस वाला ध्यान में रखना है, 10 2 3। जी हाँ, 10 2 3 याद रखना है आप सभी को। ये कोठारी आयोग से संबंधित है, 10 2 3। जी हाँ, कोठारी आयोग ने 10 साल की स्कूली शिक्षा के बाद 2 साल की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और उसके बाद 3 साल की स्नातक प्रणाली यानी डिग्री प्रणाली। इसलिए आपका सही हो जाएगा 10 2 3 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 10 2 3 क्या है? तो कोठारी आयोग का शिक्षा का ये प्रणाली है, मॉडल है। अगर हम बात करें कोठारी आयोग द्वारा 3 भाषा सूत्र, जी हाँ, त्रिभाषिक सूत्र में शामिल भाषाओं की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी भाषाएं कोठारी आयोग के त्रिभाषिक सूत्र में सम्मिलित है? जल्दी से बताइएगा, कौन कौन सा भाषा आपको बताना है? जी हाँ, मातृभाषा जो आप अपने घर में बोलते हैं, मदर टंग, उसके साथ साथ हिंदी के बाद आप सभी को अंग्रेजी को ध्यान में रखना है। कोई कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पर संस्कृत को बिल्कुल ना लें। तो मातृभाषा होगा, उसके साथ होंगे हिंदी, के बाद इंग्लिश ध्यान में रखना है। तो उन्होंने त्रिभाषा सूत्र को सुझाव दिया, जिसमें मातृभाषा जिसको क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, हिंदी और अंग्रेजी को शामिल किया। यह छात्रों के भाषायिक विविधता को सम्मान सिखाने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के प्रयास के तहत ऐसा किया गया था। कोठारी आयोग ने किस आयु वर्ग के लिए, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, इस बार फिर से आपको कमेंट में जवाब देना है। कोठारी आयोग ने किस आयु वर्ग के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया? सभी जानते हैं 6 से 14 वर्ष आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? जी हाँ, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भारतीय के संविधान अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है 45। जी हाँ, अनुच्छेद 45 के तहत ये सुधार किया गया था। कोठारी आयोग ने शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए किस पहलू पर विशेष जोर दिया था? जल्दी से बताइएगा, इसका क्या होगा आंसर? कोठारी आयोग ने शिक्षा प्रणाली के सुधार में
किस पहलू पर विशेष ध्यान दिया था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, किस पहलू पर विशेष ध्यान दिया था? जल्दी से आपको कमेंट में देना है इसका आंसर। चलिए जल्दी से इसका जवाब देना है। तो याद रखना है, कोठारी आयोग के द्वारा विशेष रूप से अगर जोर देने की बात करें तो शिक्षकों को प्रशिक्षण में सुधार। जी हाँ, शिक्षकों के परीक्षण में, जी हाँ, परीक्षण में सुधार, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू था कोठारी आयोग का। जी हाँ, कोठारी आयोग के रिपोर्ट के आधार पर किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया? कोठारी आयोग के रिपोर्ट के आधार पर आगे जो किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया? तो सही बात है, आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? 1968 की शिक्षा नीति। जी हाँ, 1968 की शिक्षा नीति आप सभी को ध्यान में रखना है। कोठारी आयोग ने सार्वभौमिक शिक्षा, जी हाँ, सार्वभौमिक शिक्षा को कब तक लागू करने का सुझाव दिया था? जी हाँ, अगर सार्वभौमिक शिक्षा को लागू करने का वर्ष बताना हो तो आप सभी को ध्यान में रखना है, सार्वभौमिक शिक्षा के लिए 1986 का ध्यान में रखना आपको जरूरी होगा। 1986 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे हम लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में, ध्यान से समझना है, जी हाँ, कोठारी आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के वित्त पोषण का सुझाव दिया था? अगर वित्त पोषण के सुझाव की अगर हम बात करें तो ध्यान में रखना है कि उसने क्या किया? तो केंद्र और राज्य सरकार का समान योगदान, ये वित्त पोषण में ध्यान में रखना है कि केंद्र सरकार भी उतना ही खर्च करेंगे जितना आपको राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो दोनों के लिए समान योगदान की सिफारिश कोठारी आयोग के द्वारा किया गया था। आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए समान रूप से साझा करने का यहाँ पर सिफारिश किया था। क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, कोठारी आयोग ने किस स्तर पर शिक्षा का विशेष जोर दिया था? शिक्षा पर तो आप सभी को ध्यान में रखना है, उनके द्वारा अगर यहाँ पर किस स्तर पर विशेष जोर दिया था ये पूछा जाए तो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। अगर इस तरह से ऑप्शन दे दे जहां पर आपको इनमें से कोई नहीं रहे, तब अगर इसमें चुनना हो तो आपको माध्यमिक शिक्षा ध्यान में रखना है। अगर हम लोग बात करें तो इसका सभी आंसर सही होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा दे दे तो आपको मुख्य रूप से अगर विशेष किस स्तर की बात करें विशेष रूप से तो ध्यान में रखना है उनके द्वारा माध्यमिक स्तर ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला दिखेगा, कोठारी आयोग की सिफारिश के अनुसार शिक्षा का राष्ट्रीय आय का कितना % खर्च किया जाना चाहिए? जी हाँ, शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का पूरे 6% ध्यान में रखना है। 6 से शिक्षा ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय आय का 6% आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जीडीपी का 6% खर्च करने की सिफारिश कोठारी आयोग के द्वारा किया गया था। कोठारी आयोग ने तकनीकी शिक्षा के सुधार में बेहतरीन कंटेंट अब आ चुका है हमारे सामने में। कोठारी आयोग ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए, जी हाँ, तकनीकी के क्षेत्र में सुधार करने के लिए किस संस्थान का निर्माण किया था? तो जी हाँ, ये IIT आपको ध्यान में रखना है। कोठारी आयोग ने शिक्षा प्रणाली में कार्यात्मक साक्षरता की अगर बात करें तो किस आयु वर्ग को उन्होंने लक्षित किया था? अगर कार्यात्मक साक्षरता की बात अगर करें तो आपको ध्यान में रखना है
15 वर्ष से 35 वर्ष का उम्र। जी हाँ, इस आयु वर्ग के लिए उन्होंने कार्यात्मक साक्षरता की सिफारिश किया था। ध्यान में रखना है 15 से 35। बेहतरीन क्वेश्चन है, लेवल है इस क्वेश्चन में। जी हाँ, कोठारी आयोग ने शिक्षा को लोकतांत्रिकरण, जी हाँ, शिक्षा का लोकतंत्रीकरण ध्यान में रखना है किसके लिए सुझाया था, किसके लिए आपको शिक्षा का लोकतंत्रीकरण किसके लिए सुझाया था। तो ध्यान में रखना है केवल जहां रहे वो आंसर प्रायः नहीं होगा आपका जवाब। तो महिलाओं के लिए या सभी वर्ग और समुदाय के लिए, तो 3 नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, कोठारी आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा को राष्ट्र के विकास के लिए विकास का केंद्र माना था। तो जी हाँ, अगर विकास के केंद्र की बात अगर करें तो ध्यान में रखना है प्राथमिक शिक्षा होगा आपका सही आंसर। और अभी कुछ माध्यमिक शिक्षा भी आया था, क्या आपको याद रहा? कमेंट करके जल्दी से बताइएगा माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या था हमारा प्रश्न। जी हाँ, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोठारी आयोग ने शिक्षा में सुधार के लिए किस प्रकार का दृष्टिकोण का सुझाव दिया है। तो ध्यान में रखना है मिश्रित दृष्टिकोण। अगर हम दृष्टिकोण की बात करें तो शिक्षा आयोग के द्वारा मिश्रित दृष्टिकोण को अपनाया गया था। ध्यान में रखना है सभी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोठारी आयोग ने महिलाओं की शिक्षा के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए कौन सी सिफारिश किया था। तो ध्यान में रखना है महिला से संबंधित है, तो महिला देखकर आप आंसर ना टिक करें। जी हाँ, यहाँ पर सभी क्वेश्चन को पढ़ा जाए। महिला शिक्षकों की संख्या बढ़ाना बिल्कुल सही लग रहा है, सह शिक्षा को बढ़ावा देना बिल्कुल सही है, नोट किया जाए इस लाइन को। महिला कॉलेज और स्कूलों की स्थापना बिल्कुल सही जवाब है। उपयुक्त सभी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कोठारी आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार करने के लिए कौन सा मॉडल प्रस्तावित किया था। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अगर बात करें तो सामुदायिक स्कूल, बेहतरीन क्वेश्चन है, सामुदायिक स्कूल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने शिक्षा को किस प्रकार से समाज के साथ जोड़ने का सिफारिश किया था। जल्दी से बताना है, समाज के साथ जोड़ने के लिए ध्यान में रखना है आप सभी को, क्या होगा आंसर। राष्ट्रीय एकता के माध्यम से, रोजगार सृजन के माध्यम से, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के माध्यम से। तो 3 नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर समाज के साथ जोड़ने की अगर बात की जाए तो ध्यान रखना है सामाजिक और उसके साथ साथ आर्थिक विकास के माध्यम से ही ऐसा संभव हो पाएगा। ध्यान में रखना है। कोठारी आयोग ने शिक्षा में विज्ञान, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षा में विज्ञान को किस स्तर पर अनिवार्य किया था। शिक्षा में विज्ञान, विज्ञान विषय कहां से, तो ईवीएस के बाद आप सभी को पता है माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में विज्ञान की सिफारिश कोठारी आयोग के द्वारा किया गया था। इन्होंने किस नीति को शिक्षा में सामाजिक उद्देश्य, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सामाजिक समानता, नैतिक राष्ट्रीय नहीं होगा, बिल्कुल सही जवाब है सामाजिक समानता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर शिक्षा में सामाजिक उद्देश्य की बात करें और किस स्तर पर बात करें तो इसका भी आंसर माध्यमिक होगा, नो डाउट। जी हाँ, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि कोठारी आयोग ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में किस विधि का उपयोग किया था। जी हाँ, अगर प्राथमिक स्तर पर बात करें तो प्राथमिक स्तर में आपको ध्यान में रखना है गतिविधि पर आधारित, जी हाँ, गतिविधि पर आधारित शिक्षण ध्यान में रखना है। कोठारी आयोग ने शिक्षकों की सेवा सुधारों के लिए किस पहलू पर विशेष ध्यान दिया था। वेतन में वृद्धि की सिफारिश, सेवा शर्तों में सुधार, प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उपरोक्त सभी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा,
कोठारी आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को अपनाने की सिफारिश किया था? जी हाँ, अभी जस्ट ये क्वेश्चन आया था, समग्र शिक्षा प्रणाली। आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, कोठारी आयोग ने शिक्षा के किस स्तर पर व्यवसायिक पाठ्यक्रम, नोट किया जाए इस बात को, व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को लागू करने के लिए उन्हें पूछा है किस स्तर पर? तो जी हाँ, अगर व्यावसायिक शिक्षा की बात करें तो उसे उच्चतर माध्यमिक, नोट किया जाए ये बातें, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोठारी आयोग ने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को किस पर विशेष ध्यान दिया था? जी हाँ, तो स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाए, शिक्षकों की भर्ती बिल्कुल सही जवाब है। सामुदायिक भागीदारी, ये भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, अभी एक क्वेश्चन में आया था, दैट मीन्स उपरोक्त में से सभी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आप सभी को ये श्रृंखला कैसा लग रहा है कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। कोई अगर आवश्यकता हो, नीड हो, तो आप हमें जरूर बताएंगे। त्रिभाषी सूत्र, जिसमें आप सभी देखें कि मातृभाषा के साथ साथ हिंदी और हिंदी के साथ इंग्लिश को जोड़ा गया है। इसके तहत किन उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिल सकता है। क्या यहाँ पर सांस्कृतिक समन्वय स्थापित हो सकती है? क्या अंतर्राष्ट्रीय संवाद हो सकता है? तो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय संवाद के लिए ही इसमें इंग्लिश जोड़ा गया, अदरवाइज संस्कृत भी तो जोड़ सकता था, इसलिए संस्कृत न जोड़कर इंग्लिश को जोड़ने का उद्देश्य था। अंतर्राष्ट्रीय संवाद की क्षमताएं, यानी उपरोक्त में से सभी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये मॉक टेस्ट का श्रृंखला आगे बढ़ता रहेगा। ये हमारा यूनिट 3 समाप्त हो चुका है।